सरोज और मोहिनी बचपन की पक्की सहेली थी। सरोज एक गरीब परिवार से थी जबकि मोहिनी एक अमीर परिवार से थी। दोनों ने कॉलेज के समय में अपने बच्चों की शादी करने की सोची थी। उसी के लिए दोनों आज अपने बेटे और बेटी का रोका कर रहे थे। मेरी दीपा बहू कितनी अच्छी है, सच कहूँ तो सरोज बिल्कुल तेरी ही छवि लगती है ये मुझे। हाँ, और तेरा बेटा भी तुझ पर गया है। जब छोटा था कैसे दीपा के बाल खींचता था, देखती थी दोनों कैसे लड़ाई करते थे। हाँ, मुझे याद है, विराट खिलौने के लिए लड़ता था और जब दीपा बेटी वो ले लेती थी तो दोनों की फिर से लड़ाई होती थी और एक दूसरे की खाने की चीज छीन लेते थे। हाँ, मुझे याद है। और हमने जो वादा किया था आज वो वादा पूरा किया। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था हमारी दोस्ती हम रिश्तेदारी में जरूर बदलेंगे। अरे दीपा, विराट, तुम दोनों हाथ में शगुन लेकर कब तक बैठे रहोगे? जाओ जाकर बात कर लो। हम तो माँ एक दूसरे को जानते ही हैं, फिर भी कर लेते हैं बात। दीपा चलो। दोनों बच्चे आपस में बात करने चले जाते हैं। वहीं मोहिनी सरोज भी आपस में रस्मों रिवाज की बात कर रहे थे कि उनकी सहेली राजेश्वरी आ जाती है। अरे मोहिनी, ये तो तेरी कॉलेज वाली सहेली है ना? और क्या नाम था? सरोज। और यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट क्यों रखे हुए हैं? सही टाइम पर आई है तू। दरअसल मैंने अपने बेटे विराट की शादी सरोज की बेटी दीपा से तय की है। उसके ही शगुन का सामान है ये। अच्छा, पर तेरी ये सहेली तो बहुत गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से, और तू इतनी अमीर होकर अपने बेटे की शादी ऐसी जगह पर कर रही है। तेरे स्टैंडर्ड का क्या होगा? और वो छोड़, मुझे इसकी बेटी ठीक नहीं लगती। जब वह दीपा पैदा हुई थी तो उसकी दादी चल बसी थी। मनहूस टाइप की लड़की है वो, उससे शादी मत कर अपने बेटे की। राजेश्वरी, तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हो। अरे सरोज, तू गुस्सा मत कर। राजेश्वरी, ये तू क्या बोल रही है? मैं ये सब नहीं मानती हूँ, समझी तू? और अपने बेटे की शादी दीपा से जरूर करूंगी। ठीक है बहन, जैसी तेरी इच्छा। मेरा तो बताना फर्ज था, बाकी कांग्रेचुलेशंस। राजेश्वरी मुंह फुलाकर चली जाती है। सरोज, तू राजेश्वरी की बात का बुरा मत मानना। हम दोनों की दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर गरीब हूँ। उसने झूठ ही क्या बोला? मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। चल शादी की तैयारियों में लग जा। हाँ, कुछ दिनों बाद सरोज अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाती है, जहाँ उसकी हल्दी की रस्म होती है और फिर मेहंदी की रस्म में नाच गाने होते हैं। ओ तेरे हथा विच मेहंदी दा रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। मेरी बन्नो प्यारी प्यारी, सारी दुनिया से है न्यारी, इस डोली में तू ले जा डोलिए। आजा तू भी नाच। हाँ माँ। इश्क सलामे इश्क, इश्क इश्क सलामे इश्क। मेरी बन्नो, ख्याल रखना अब अपने सासरे का। जी माँ। अगले दिन दीपा की धूमधाम से विराट से शादी संपन्न नहीं होती है कि मोहिनी को एक फोन आता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, पूरी फैक्ट्री जल गई। इतना ज्यादा नुकसान, सारा माल जल गया। कोई नहीं, आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए। क्या हुआ माँ? आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? और फायर ब्रिगेड? वो हमारी फैक्ट्री में बहुत भयंकर आग लग गई है। ओह नो! कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। माँ चलिए वहाँ चलते हैं। नहीं, तुम्हारी शादी हुई है ना, वहाँ वर्कर और मैनेजर है, तुम बहू को लेकर घर जाओ। मोहिनी, ज्यादा नुकसान हो गया है क्या? अरे तू फिक्र मत कर, बस अपनी बेटी की विदाई कर, सब ठीक है। माँ, दिन होने वाला है, मैं घर जाकर भाभी के स्वागत की तैयारी करती हूँ, आप सब आ जाना। ठीक है काव्या बेटा। फिर सरोज अपनी बेटी की विदाई कर देती है और मोहिनी अपने बहू बेटे को ससुराल लेकर पहुंचती है। काव्या बेटा, कहाँ है तू? आरती की थाली ले आ, तेरे भैया भाभी आ गए हैं। आई माँ, मैं ऊपर हूँ, 2 मिनट बस। इतना कहकर काव्या सीढ़ियों से नीचे आती ही है कि तभी काव्या बहुत जोर से फिसलती हुई सीढ़ियों से गिर जाती है। आह! माँ, बचाओ माँ! हे भगवान, ये क्या हो गया?
काव्या को कोई बचाओ। देखना विराट बेटा, तेरी बहन के सर से कितना खून बह रहा है, जल्दी से अस्पताल ले चलो। हाँ माँ चलो। बहू और बेटे का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था कि काव्या के सर से ज्यादा खून निकल जाता है। घर के लोग फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। 6 घंटे बाद सब काव्या को लेकर घर आते हैं, जहां मोहिनी अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। तभी पड़ोसन शीला कहती है, अरे काव्या बिटिया, अब कैसी है तू, राहत है या नहीं? आंटी जी, अभी तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देख मोहिनी, तू अच्छा माने या बुरा, पर तेरी बहू के पैर मुझे अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कोई श्रापित साया हो इस पर या अपशगुन हो। देख, फेरे पड़ रहे थे कि तेरी फैक्ट्री में आग लग गई, और बहू का तूने गृह प्रवेश भी नहीं किया था कि तेरी बेटी के साथ ही हादसा हो गया। तुम लोग की बात पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जो हो रहा है उस बात से मेरा दिल घबरा गया है। मैं कल ही गुरुजी को यहाँ बुलाऊंगी। दीदी, आप ठीक तो है ना? और माँ जी, आपको सच में लगता है कि मेरे आने से ये सब हुआ है? देख बहू, वो सब मैं नहीं जानती, पर जो हुआ है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब इस घर में कुछ और बुरा हो। ये सुनकर दीपा डबडबाई आंखें लिए चली जाती है। अगले दिन मोहिनी के गुरुजी आते हैं और दीपा का हाथ देखकर कहते हैं, असंभव, ये नहीं हो सकता। पर ऐसा है मोहिनी, तुम्हारी बहू सच में अशुभ पैर लेकर आई है, मानो कोई श्रापित सी हो। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो घर में और भी कुछ हो सकता है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। देखो, तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारे यहाँ होने से ससुराल वालों पर विपत्ति आ सकती है। नहीं नहीं गुरुजी, मैं अपने घर में ऐसा आप कुछ भी नहीं चाहती हूँ। कोई उपाय, पूजा पाठ बताइए। एक उपाय है, आप मुझे 50,000 दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। मैं मंदिर में एक हवन करवाऊंगा और प्रसाद गरीबों में बंटवा दूंगा। फिर एक पूजा और होगी जिसे महायज्ञ कहते हैं, उसके लिए 1 लाख की दक्षिणा लगेगी। गुरुजी, आप दक्षिणा की चिंता मत कीजिए, बस सब ठीक कर दीजिए। ये रिश्ता टूट भी नहीं सकता है। ये लीजिए पैसे, और तू मनहूस कहीं की, चली जा मेरी आंखों के सामने से अभी। मोहिनी की फटकार से दीपा रोते हुए चली जाती है और गुरु भी चला जाता है, और वो मोहिनी को बताया हुआ कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है। एक दिन दीपा बाजार से लौट रही थी तो इस गुरु जी पर उसकी नजर जाती है और वो छुप कर देखने लगती है। अरे, ये तो वही गुरु जी हैं। देखा, क्या बेवकूफ बनाया मैंने उस अमीर मोहिनी को। उसे अपनी बहू को लेकर कोई वहम था और मैंने उस वहम को सच कर दिया। दरअसल उस दीपा में कोई भी अपशगुन वाली बात नहीं है। ये तो मेरा पैसा बनाने का एक तरीका था, और कल जाऊंगा ना तो 2 लाख रुपए मांगूंगा। अरे वाह मालिक, आप तो मालामाल ही हो जाओगे। अच्छा हुआ वक्त रहते मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब माँ जी के सामने इसकी पोल पट्टी खोलने का समय आ गया है। ये कहकर दीपा अपनी सास के पास जाती है और उसे वीडियो दिखा देती है, जिसके बाद मोहिनी की नजर में सब कुछ साफ हो जाता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गुरुजी की बात सुनी। चल सबक सिखाने चलूं उसे। ये कहकर मोहिनी उसी गुरुजी के पास पहुंच जाती है। गुरुजी, मुझे तो लगता है इस करमजली बहू का काला साया अभी तक हटा ही नहीं है। लगता है मुझे और बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा सामान चाहिए। 2 लाख रुपए लगेंगे। समस्या भी तो इतनी बड़ी है। क्या कहा आपने? आपको 2 लाख रुपए और चाहिए? मैं आपको अभी देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। बहू, जरा तू ही दे दे। दोनों सास बहू अपनी चप्पल निकालकर उस गुरुजी को पीटने लगती हैं और तब तक मारती हैं जब तक चप्पल टूट नहीं जाती है। अरे अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों में कोई चुड़ैल घुस गई है क्या? हाँ, चुड़ैल घुस गई है तेरे जैसे भूत को सबक सिखाने के लिए। यही करना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को अपशुगनी बताने की? तेरी वजह से मैंने उस बेचारी को क्या कुछ नहीं कहा। माँ जी, ऐसे ढोंगी बाबा को एक ही जगह होना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। फिर पुलिस के आने पर मोहिनी उस ढोंगी बाबा को बहुत मारती है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। और अब तक ढोंगी बाबा ने जितने भी लोगों के पैसे लिए थे वो सबको वापस हो जाते हैं। इस तरह मोहिनी अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती।